News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 100 रुपए घटाकर देश की महिलाओं को तोहफा देने की बात कही। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई की टीम जांच के लिए संदेश खाली पहुंच गई और विपक्षी गठबंधन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन में फूट की बात कहकर गठबंधन छोड़ने के संकेत दे दिए। हरियाणा के रोहतक में एक ढाबे के बाहर स्क्रैप कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कार सवार बदमाशों ने परिवार के सामने ही उस कारोबारी को इतनी गोलियां मारी कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। लोगों को खौफ से भर देने वाली यह घटना 29 फरवरी की बताई गई, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो अब सामने आया और उसे देखने के बाद लोगों के हाथ पांव तक सुन्न पड़ गए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में कार से आए और एक कार में बैठे उस कारोबारी को गोलियों से छलनी करते दिखाई दिए थे। बदमाशों ने उन पर एक दो नहीं बल्कि गोलियों की बौछार कर दी थी। जिस कारोबारी की हत्या की गई उनका नाम सचिन मुंजाल बताया गया। कारोबारी सचिन की हत्या का जो दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, उसमें बदमाश कार की ड्राइवर सीट पर बैठे सचिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद उनकी मां चीखती चिल्लाती रही, बदमाशों से उन्हें छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन इसके बाद भी बदमाश उन पर बिना रुके गोलियां दागते रहे थे। वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे बदमाश पूरी तैयारी के साथ सचिन की हत्या करने ही आए थे, क्योंकि सचिन पर हमला करने के दौरान वो लोग वहां से भागने की जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि वो बार बार गोली मारने के बाद ये देखते रहे कि कहीं सचिन बच तो नहीं गए। कभी बाईं तरफ से तो कभी दाईं ओर से बदमाश उन्हें देखते और उन पर गोलियां चलाते रहे थे। पूरी तसल्ली करने के बाद बदमाश कार में सवार होकर वहां से फरार हो गए थे। लेकिन इस हत्याकांड की वजह से उस पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। बदमाशों ने जिस तरह से कारोबारी की हत्या की, उससे पूरा शहर मानो कांप गया। बताया गया कि बदमाशों ने कारोबारी सचिन की हत्या उस वक्त की थी जब वो गुरुग्राम से पंजाब के संगरूर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे और उसी दौरान रोहतक में एक ढाबे के बाहर घात लगाकर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक सचिन दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी के रहने वाले थे। घटना वाले दिन वो अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ पंजाब के संगरूर में एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे और रास्ते में सभी लोग रोहतक में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। जो वीडियो सामने आया उसमें रात करीब 11 बजे सचिन मोबाइल देखते हुए ढाबे से अपनी कार की ओर बढ़ते दिखाई दिए। उनके पीछे उनकी पत्नी और मां बच्चों के साथ आती नजर आई। तभी एक कार बड़ी तेजी से सचिन की कार के पास पहुंची। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार से निकलकर बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया था। ये देखकर उनकी पत्नी बुरी तरह डर गई और वो वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि उनकी मां उन्हें बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ पड़ी थी। ये घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि सचिन की पत्नी और मां को समझ ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या। उनकी पत्नी बच्चों को उठाकर कभी आगे की तरफ भागती तो कभी पीछे की ओर दौड़ लगा देती, जबकि उनकी मां खड़ी होकर बुरी तरह चिल्लाती रही। ऐसा लगा जैसे उन्हें काट मार गया हो, क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस उन बदमाशों के आगे उनकी एक न चली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बदमाशों ने कई किलोमीटर दूर तक कारोबारी सचिन का पीछा किया और फिर घात लगाकर उनकी हत्या कर दी थी। और वीडियो में भी बदमाश उनका पीछा करते दिखाई दिए थे, क्योंकि जैसे ही ढाबे से निकलकर सचिन अपनी कार के पास पहुंचे, सड़क के दूसरी ओर सफेद रंग की एक कार रुकती हुई नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे कार में सवार बदमाश सचिन का काफी वक्त से पीछा कर रहे हो। थोड़ी देर तक वो कार सड़क के किनारे ही रुकी रही, लेकिन सचिन के कार के अंदर बैठते ही वो कार तेजी से मुड़ी और फिर पलक झपकते ही सड़क पार करते हुए वहां पहुंच गई। बिना देर किए कार से कुछ बदमाश निकले और फिर सचिन पर गोलियों की बारिश कर दी। बदमाशों ने उन पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा था। इस दौरान बदमाशों के आगे सचिन की मां बुरी तरह रोती और गिड़गिड़ाती नजर आई थी, लेकिन उन तीनों बदमाशों पर उनके रोने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ और बदमाश उन पर गोलियां दागते रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को बाल सुधार गृह यानी बच्चों की जेल से फरार हुए बाल अपराधियों ने अंजाम दिया। दावा किया गया कि हत्या में शामिल सभी नाबालिग 12 फरवरी को जयपुर के एक बाल सुधार गृह से फरार हुए थे।
हालांकि पुलिस ने 2 दिन पहले सचिन की हत्या में शामिल 2 नाबालिगों को नेपाल बॉर्डर से पकड़ने का दावा किया। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अंजाम दिया। 12 फरवरी को जयपुर के एक बाल सुधार गृह से 23 नाबालिग फरार हुए थे और उनमें 3 नाबालिग लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के संपर्क में थे। और दावा किया गया कि उन्हीं तीनों ने 29 फरवरी को स्क्रैप कारोबारी सचिन मुंजाल की हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह से भागने के बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे ने उनकी बात विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से करवाई थी। दावा किया गया कि रोहित गोदारा ने उन तीनों को सचिन की हत्या करने का टास्क दिया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रोहित गोदारा से टास्क मिलने के बाद उन्हें हथियार दिए गए थे और आरोप है कि 17 दिनों के बाद उन तीनों ने मिलकर हत्या का टास्क पूरा कर दिया। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट डाली गई। उसमें खुद को रोहित गोदारा बताने वाले शख्स ने सचिन की हत्या की जिम्मेदारी ली। अपनी पोस्ट में उसने सचिन के बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर से संबंध होने का दावा किया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रोहित गोदारा ने फोन करके सचिन से करोड़ों रुपए की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने की वजह से रोहित गोदारा ने बाल सुधार गृह से फरार हुए नाबालिगों की मदद से उनकी हत्या करा दी। उधर शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम बंगाल के संदेश खाली पहुंची और वहां शाहजहां शेख के घर पर जांच की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी संदेश खाली गई। 2 दिन पहले ही सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। इसके बाद शाहजहां शेख से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी। और पूछताछ के अगले ही दिन सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारियों का लंबा चौड़ा काफिला संदेश खाली पहुंच गया। सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारी ताला खोलकर शाहजहां शेख के घर के अंदर घुसे। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी संदेश खाली पहुंची और इन सभी लोगों ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर के अंदर जांच की। यही नहीं, सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में घूमे और लोगों से ईडी की टीम पर हुए हमले के बारे में बात की। एक आदमी को तो वो पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गए। इस बार इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी दिखे। यानी सीबीआई और ईडी ने पूरी तैयारी के साथ संदेश खाली में एंट्री की और सुरक्षा कर्मियों से घिरे सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर में गए। क्योंकि 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों को 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। इसलिए ईडी के अधिकारी जांच बीच में ही छोड़कर वापस चले गए थे। खबर आई थी कि ईडी की टीम के लोगों से लूटपाट की गई थी और संदेश खाली पहुंचे इन अधिकारियों ने उन लूटी गई चीजों की भी तलाश की। एक दिन पहले सीबीआई की टीम ने शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू की थी और सूत्रों ने बताया कि अब उसके रडार पर बंगाल पुलिस के कुछ लोग भी हैं। खबर है कि शाहजहां शेख सीबीआई के अधिकारियों के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे सच उगलवाने की जिम्मेदारी सीबीआई के 12 तेज तर्रार अधिकारियों को सौंपी गई। यही नहीं, संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को भी वहां ला सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि सीबीआई के पास शाहजहां शेख के खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं और वो इन सभी मामलों में शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। यानी सीबीआई की कस्टडी में गए शाहजहां शेख का लंबे समय तक उसके पास रहने का चांस बढ़ गया। उधर बूंद बूंद के लिए तरसते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने का जुर्माना होगा। पानी के संकट से जूझते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने पर जुर्माना लगेगा। वहां कर्नाटक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कार धोने, पेड़ पौधों को पानी देने और बिल्डिंग निर्माण के काम में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 5,000 का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की। खबर है कि जल्द ही टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 30 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी 7, टीडीपी 20 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रोहित पवार की एक चीनी मिल को सीज कर दिया। उनकी संपत्ति की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई। रोहित पवार के खिलाफ ये कार्रवाई शिखर बैंक घोटाला मामले में की गई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे और कांग्रेस के पूर्व विधायक यतीन्द्र सिद्धरमैया के साथ उनके पिता के विधानसभा क्षेत्र में धक्का मुक्की की गई। वो लोकसभा चुनाव से पहले वहां एक गांव में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपने इलाके की अनदेखी का आरोप लगा दिया। तस्वीरों में दिखा कि उस गांव में पहुंचते ही यतीन्द्र सिद्धरमैया को लोगों की भीड़ ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग तो उनसे भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालांकि यतीन्द्र सिद्धरमैया के समर्थकों और कुछ पुलिस वालों ने उन लोगों को दूर हटा दिया, लेकिन गुस्साए लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वो बैठक वाली जगह तक पहुंच गए और वहां भी हंगामा किया। लोगों के भारी विरोध की वजह से यतीन्द्र सिद्धरमैया को वहां से लौटना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे के साथ ये धक्का मुक्की मैसूरू के वरुणा विधानसभा क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इसी सीट से विधायक हैं
और उनसे पहले यतीन्द्र सिद्धरमैया भी 2018 में यहीं से विधायक चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अपने ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद हैदराबाद शहर में पाकिस्तान की सेना ने वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर जुल्म ढाए। लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर जमीनों पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं पर अत्याचार करने समेत कई लोगों को गायब करने का आरोप लगाया। इसी के खिलाफ लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा और उसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद से जो वीडियो सामने आया उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। लाठी की मार से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं तो भागने के चक्कर में गिर तक गईं। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के एक जवान ने एक प्रदर्शनकारी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे छुड़ाने के लिए 2 महिलाएं उससे भिड़ गईं। तभी वहां कुछ और लोग जमा हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान आग बबूला हो गया। उसके हाथ में एक हथियार भी दिखाई दिया और उसने महिलाओं से भी बहस शुरू कर दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उन्हें पीटने लगेगा। इसी वजह से एक आदमी उसे रोकने के लिए महिलाओं के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। बाद में किसी तरह पाकिस्तानी सेना के चंगुल में फंसे उस कार्यकर्ता को छुड़ाया गया। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा की हत्या करने के बाद एक वकील ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की वजह से वहां दहशत मच गई। कानून की छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में कार सवार एक आदमी एक लड़की पर गोली चलाता दिखाई दिया। लड़की का नाम युसरा पठान और उसकी हत्या करने वाले वकील का नाम इरशाद खोकर बताया गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से एक स्कूटर पर 2 लोग गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि युसरा अपने भाई के साथ घर जा रही थी, तभी पीछे से आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों एक मकान के बाहर गिर गए। तभी कार से वकील उतरा और उसने युसरा और उसके भाई पर गोली चला दी। बाद में वो आदमी वहां से फरार हो गया। इस दौरान कुछ बाइक सवार लोग डर की वजह से वहां से लौट गए। बताया गया कि वकील इरशाद के हमले में युसरा और उसके भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब उन दोनों की हत्या करने वाले वकील इरशाद खोकर ने भी खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक इरशाद युसरा को आए दिन परेशान करता था और विरोध करने पर उसने उसे गोली मार दी। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में एक लड़के को नाचते वक्त दिल का दौरा पड़ गया। उत्तर प्रदेश के एटा में 15 साल के एक लड़के को शादी में नाचते हुए हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो लड़का अपने भाई की शादी में नाचते हुए अचानक जमीन पर गिर गया और फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, चंद सेकंड में ही उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा समेत 5 लोगों को बरी करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की। जीएन साई बाबा को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके बाद सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर खुशी जाहिर की। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चल रही माथापच्ची के बीच उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को उनके साथ आने का ऑफर दे डाला। उन्होंने यह ऑफर देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए आई बीजेपी की पहली लिस्ट का जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था। वैसे बीजेपी की उस लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी उम्मीदवार का नाम नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने का जिक्र किया। हाथों में मुट्ठी बांधकर कार्यकर्ताओं का उन्होंने जोश भरा और नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का खुला ऑफर दे डाला। नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। उन्होंने नितिन गडकरी को अपने पाले में लाने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना तक कर डाली, लेकिन उद्धव के इस ऑफर पर बीजेपी ने चुटकी ले ली। म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को यह ऑफर तब दिया जब खुद महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग में देरी उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस की वजह से हुई, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि गठबंधन का ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे की पार्टी को हुआ। और इसी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को अपने साथ आने का ऑफर दे डाला, जबकि महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक पर भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। नितिन गडकरी 2014 और 2019 में महाराष्ट्र की नागपुर सीट से जीत चुके हैं। इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस बीच तमिलनाडु के दिंडुकल जिले में एक टोल प्लाजा पर करीब 10 लोगों ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि वहां से आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां एक ट्रक ड्राइवर का पैसों को लेकर उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया।
और इस झगड़े के कुछ देर बाद ही उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ वहां धावा बोल दिया। तस्वीरों में दिखा कि मोटरसाइकिल से पहुंचे उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों को गाड़ियों के निकलने वाले रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने टोल बूथ के पास रखे गमलों को एक एक कर सड़क पर तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लुंगी पहना एक आरोपी बिना किसी डर के उचक उचक कर ऐसे चलता दिखा जैसे वो डांस कर रहा हो। तस्वीरों में दिखा कि लंबे लंबे कदमों के साथ उसने सड़क पर रखे एक गमले पर ऐसी लात मारी जैसे किसी खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक मार दी। वो लोग बेखौफ होकर कभी तोड़फोड़ करते तो कभी टोल प्लाजा पर काम करने वालों को धमकाते दिखे। इसी बीच लुंगी वाले आदमी ने गाड़ियों को रोकने के लिए टोल बूथ पर लगे लोहे के एक पाइप को उखाड़ दिया। हालांकि पाइप को उखाड़ने के चक्कर में वो गिर भी गया, लेकिन उठने के बाद वो अपने साथियों के साथ बड़े ही आराम से चला गया। बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पैसों को लेकर हुए झगड़े में उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वहां बवाल किया। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 249 लोगों की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब उड़ान भरते ही विमान का एक पहिया अचानक निकलकर हवा से जमीन पर गिर गया। विमान में 235 यात्री और चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। विमान का पहिया गिरते ही सभी की सांसें अटक गईं। क्योंकि उस विमान ने जैसे ही रनवे से टेक ऑफ किया उसका एक पहिया अलग होकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें रनवे पर वो विमान तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दिया, लेकिन जमीन छोड़कर हवा में उड़ने के सिर्फ 7 सेकंड बाद ही उसका एक पहिया नीचे गिरता दिखा। विमान का पहिया गिरते ही एयरपोर्ट पर और विमान के अंदर हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस विमान की दोबारा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आसमान से विमान का वो पहिया एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में गिरा, जिसकी वजह से वहां खड़ी एक कार के परखचे उड़ गए। कार का एक दरवाजा उखड़ गया और उसके शीशे पूरी तरह टूट गए। हादसे के बाद वहां चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस जगह की घेरेबंदी कर दी। बताया गया कि इस विमान ने अमेरिका से जापान के लिए उड़ान भरी थी और उसमें 235 यात्री और चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को दूसरे विमान के जरिए भेज दिया गया, लेकिन जिस विमान का पहिया गिरा, जांच पूरी होने तक उसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई। इधर खबर है कि बीजेपी लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। खबर है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। इस बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी वजह से उस रूट पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस ट्रेन में उस समय कोई भी यात्री सवार नहीं था। बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार तय किए गए, वहीं 1 सीट लेफ्ट को दी गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल नारे के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तंज कस दिया। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना, इस शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा दिया। चुनावी अभियान की शुरुआत के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार किया। बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग मैदान में उतरने का फैसला किया। इधर बेंगलुरु धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने बम ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी का एक नया वीडियो जारी किया। जांच एजेंसी ने लोगों से संदिग्ध की पहचान करने और उसके बारे में जानकारी देने की अपील की, क्योंकि धमाके के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी उस संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिल सका। और इसी वजह से एनआईए ने संदिग्ध का एक नया वीडियो जारी किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें धमाके का आरोपी एक बस में यात्रा करता दिखाई दिया। ये वीडियो भी 1 मार्च यानी उसी दिन का बताया गया जिस दिन रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ था। वीडियो में सिर पर टोपी और मास्क लगाए वो संदिग्ध बस में सवार होता नजर आया। उस बस में कई और लोग भी दिखाई दिए। बस में चढ़ने के बाद वो एक आदमी के बगल वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वहां से उठा और फिर पीछे की एक सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने टोपी और मास्क उतार दिया और उसकी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई दिया।
इसलिए एनआईए की टीम ने लोगों से उस संदिग्ध की पहचान करने और उसके बारे में जानकारी देने की अपील की। ये वीडियो 1 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे का बताया गया। रेस्टोरेंट में धमाका करीब 1 बजे हुआ था, मतलब वो संदिग्ध धमाके के बाद बस से ही वहां से फरार हुआ था। यही नहीं, संदिग्ध का एक दूसरा वीडियो भी एनआईए ने जारी किया जिसमें वो मास्क लगाकर घूमता नजर आया। और एनआईए के सूत्रों ने बेंगलुरु बम धमाके के तार पाकिस्तान और कर्नाटक की जेलों में बंद आतंकियों से जुड़ने का दावा किया। इसी महीने की 1 तारीख को रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें करीब 10 लोग घायल हो गए थे। और एनआईए के सूत्रों ने रेस्टोरेंट के अंदर हुए बम धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ने का दावा किया, क्योंकि बम प्लांट करने के बाद जिस तरह से धमाके का संदिग्ध गायब हुआ उससे जांच एजेंसियों का शक गहरा गया। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि मुमकिन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंक फैलाने के लिए आतंकियों ने कोई नया संगठन बना लिया हो। जांच एजेंसी ने यह भी शक जताया कि बम बनाने के लिए विस्फोटक ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए खरीदा गया होगा, क्योंकि अक्टूबर 2022 में हुए कोयम्बतूर कार ब्लास्ट के लिए भी अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग साइट से विस्फोटक खरीदा गया था। जांच के दौरान पता चला था कि कुल 56 किलो सल्फर और 134 किलो पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा गया था। इसके लिए कई लोगों ने अलग अलग समय पर ऑनलाइन शॉपिंग की। इसी आधार पर एनआईए की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि किन किन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग से बम बनाने से जुड़ी चीजें खरीदी। शक ये भी है कि इसमें आसपास रहने वाले कुछ लोग भी शामिल रहे और उन्हीं की मदद से संदिग्ध ने बम बनाने का सामान बाजार से खरीदा होगा। उधर राजस्थान के कोटा में महाशिवरात्रि के मौके पर एक ऐसा हादसा हो गया कि उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वहां शिव बारात निकालने के दौरान 14 बच्चे करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए और उसके बाद तो अस्पताल में चीख पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल में दौड़ते नजर आए। किसी बच्चे के हाथ पर पट्टी बंधी दिखी तो किसी के दोनों पैर झुलस गए। महाशिवरात्रि के मौके पर हुए इस हादसे के बाद वहां कोहराम मच गया। कुछ बच्चों की हालत देखकर तो डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि करंट की चपेट में आने से वो बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद उन बच्चों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात की और इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक वहां निकाली जा रही शिव बारात में 16 से 19 साल के बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान एक बच्चे के हाथ में मौजूद एक झंडा ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार से टकरा गया। इसके बाद तो एक के बाद एक 14 बच्चे करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। उन 14 बच्चों में 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। इधर बिहार के मोतिहारी में एक मकान में लगी आग के बाद इतने धमाके हुए कि वहां लोगों की जान हलक में अटक गई। आरोप है कि उस मकान का मालिक पेट्रोल और डीजल का अवैध व्यापार करता था, जिसकी वजह से उस मकान में डीजल और पेट्रोल से भरे हुए कई ड्रम रखे हुए थे। और यही वजह रही कि उस मकान में आग लगते ही एक के बाद एक कई धमाके हुए। वहां से आए एक वीडियो को देखकर तो लोग खौफ से भर गए। उस वीडियो में उस मकान से कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ नजर आई और तभी अचानक वहां जोरदार धमाका हुआ और लोग बुरी तरह डर गए। आग का गुबार उठते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग उस मकान से दूर भागते दिखाई दिए। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के कुछ मकान भी उसकी चपेट में आ गए और उसके बाद तो आग इस कदर बेकाबू हो गई कि वहां घंटों तक आग के गोले उठते रहे। इसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया गया कि गैस लीक होने की वजह से उस घर में आग लगी। आरोप है कि उस मकान में पेट्रोल और डीजल से भरे कई ड्रम रखे हुए थे, जिसकी वजह से पलक झपकते ही पूरे घर में आग फैल गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आग लगी उस मकान में मौजूद लोग भागकर बाहर आ गए। इस बीच खबर है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीजेपी राजनीति की पिच पर उतार सकती है। खबर है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें बीजेपी पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहा संदेश खाली भी इसी लोकसभा सीट में आता है। हरियाणा के झज्जर में एक आदमी ने अपनी भांजियों की शादी में 1 करोड़ रुपए का शगुन देकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि उन्होंने 500 के नोटों की गड्डियों के अलावा करीब 15 तोले सोना और आधा किलो चांदी भी तोहफे के तौर पर दी। 1 करोड़ 11 लाख 151 रुपया दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति पद के लिए उनके गठबंधन के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उनसे टक्कर लेने के लिए इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को मैदान में उतारा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वहां सुबह वोटिंग होगी। इधर अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले एल्विश यादव एक बार फिर मुसीबत में फंस गए। उन पर सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर ने दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट का एक वीडियो भी उसने जारी किया।
बताया गया कि यूट्यूबर सागर ने रियलिटी शो बिग बॉस के विजेता मुनव्वर फारूकी के साथ एल्विश यादव की दोस्ती का मजाक उड़ाया था और आरोप है कि इसी वजह से नाराज एल्विश यादव ने यूट्यूबर सागर पर हमला कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें वो अपने कई दोस्तों के साथ सागर से मारपीट करते दिखाई दिए। उन्होंने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर घुटनों से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उनके मारने के बाद साथ आए लोग भी यूट्यूबर पर टूट पड़े। चारों तरफ से उस पर लातों और घूसों की बरसात होने लगी। वीडियो के एक हिस्से में एल्विश यादव और उसके दोस्त उसे बालों से पकड़कर बुरी तरह मारते नजर आए। काफी देर तक उसके साथ वहां मारपीट होती रही। हालांकि थोड़ी देर बाद किसी तरह दोनों को अलग किया गया। बताया गया कि बिग बॉस के विजेता मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव के बीच की दोस्ती का सागर ने मजाक उड़ाया था। सागर का आरोप है कि इस पर एल्विश यादव ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। एल्विश यादव वही हैं जिन पर जहरीले सांपों की तस्करी और सांपों के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पकौड़े का एक ठेला लगाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। पीएचडी पकौड़े वाली नाम से मशहूर हुई पूर्व प्रोफेसर रितु सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने पकौड़े का ठेला लगा लिया और कांग्रेस दफ्तर में लगे उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। पीएचडी पकौड़े वाली नाम से लगाए गए ठेले के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग वहां पहुंच गए। इस दौरान रितु सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का साथ मिलने का भी दावा किया। रितु सिंह के मुताबिक उन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज के बाहर पकौड़े का ठेला लगाया था, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और उनका ठेला वहां से हटा दिया गया था। खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उसमें भी एफआईआर हो जा रही है मेरे पे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस दफ्तर में ठेला लगाने की इजाजत मिली। उनका आरोप है कि दलित होने की वजह से उन्हें कॉलेज में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी और इसी के बाद उन्होंने पकौड़े का ठेला लगाने का फैसला लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में परीक्षा देने जा रहे एक छात्र को कुछ लड़कों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी दहशत में आ गए। आरोप है कि वहां किसी बात पर 5 लड़कों ने उस छात्र की जमकर पिटाई कर दी और मारपीट के दौरान इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और उस वीडियो में वो लड़के उस छात्र को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस दौरान वो खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन उन 2 लड़कों ने उसे जकड़ रखा था और उसे एक के बाद एक लगातार थप्पड़ मारते दिखे। वहां एक खेत के पास उन लड़कों के अलावा उनके 2 साथी उस छात्र को चीख चीख कर गालियां देते रहे। इतना ही नहीं, उनमें सफेद टी शर्ट पहना एक लड़का तो अपने एक और साथी को मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड करने की बातें कहता नजर आया। ओए, वीडियो बन रही है। इस बीच वो छात्र किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया और सफेद टी शर्ट वाले लड़के से कुछ कहने की कोशिश की। तभी उन दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसका हाथ खींचकर उसे धक्का देते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने फिर पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि वो छात्र परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन उन लड़कों ने रास्ते में रोककर उसकी पिटाई कर दी और किस बात पर उसे पीटा गया इसकी जानकारी नहीं मिली। उधर हरियाणा के सोनीपत में एक मकान में अचानक धमाका हो गया। हरियाणा के सोनीपत में घर में सिलेंडर फटने से एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि जिस घर में वो सिलेंडर फटा वहां कुछ मजदूर रह रहे थे। इस हादसे में 3 मजदूर बुरी तरह घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स 10 मार्च से 13 मार्च तक भारत का दौरा करेंगे। वो दिल्ली और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपनी इस यात्रा में वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया जो कई राज्यों के मोबाइल टावरों में लगे रिसीवर चुराकर उन्हें दोबारा बेचा करता था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के लोग टावरों से रिसीवर चुराकर उन्हें बांग्लादेश, नेपाल और चीन भेजते थे, जहां से नई पैकिंग में ये रिसीवर भारत लाए जाते थे और उन्हें फिर से लाखों रुपए में बेच दिया जाता था। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 9 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दरिंदगी के विरोध में वहां 12 घंटे का बंद बुलाया गया। 2 मार्च को लापता हुई उस बच्ची का शव 3 दिन बाद उसके घर के पास ही एक नाले से बरामद किया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले को लेकर बीते 1 हफ्ते से पुदुचेरी में बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने बीते कई दिनों तक सड़कों पर उतरकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच वहां AIADMK समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया। इस बंद के दौरान वहां हर तरफ सन्नाटा पसर गया। बाजारों में दुकानों पर ताले लटके नजर आए और रास्तों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। AIADMK ने आरोप लगाया कि पुदुचेरी की सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने में नाकाम रही। यही वजह रही कि इस केंद्र शासित प्रदेश में रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में तेजी देखी गई। और इसी बीच 9 साल की उस बच्ची के गैंगरेप और हत्या के मामले ने लोगों को और ज्यादा भड़का दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर चुकी है।
इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान जब मोटरसाइकिल पर सवार उस आरोपी को रोकने की कोशिश की गई तो बचकर भागने के लिए पुलिस वालों पर गोलियां चला दी उसने, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे धर दबोचा। इसके लिए वहां घेरेबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उस आरोपी को रोकने पर उसने पुलिस कर्मियों पर ही गोली चला दी और गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जख्मी बताए गए। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और कई जवान उसके पीछे भागे। पुलिस के मुताबिक उसे गिरफ्तार करने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और उसके पैर में गोली लग गई। बताया गया कि मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी भी पकड़ा गया। उसको गाड़ी से उतार दिया और गमछा लगा के उसके मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले उसने और उसके साथी ने मिलकर एक ट्रक ड्राइवर को लूटा था और उसकी हत्या कर दी थी। उधर रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर भारतीयों को जंग में धकेलने के मामले में सीबीआई ने एक रूसी महिला को भी आरोपी बनाया। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि उस महिला ने भारत से भेजे गए कई लोगों को जबरन यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया। और इस बात के सबूत रहे वो वीडियो जो बीते कुछ दिनों में जंग के मैदान से सामने आए। उनमें कई भारतीय रूसी सेना की वर्दी में नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें जंग में झोंक दिया गया। इस तरह के वीडियो आने के बाद जंग में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग तेज हो गई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए एक रोज पहले देश के 7 शहरों में 10 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़ और चेन्नई जैसे शहरों में की गई। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में सीबीआई ने 50 लाख से ज्यादा कैश, कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई चेन्नई की उस महिला तक भी पहुंच गई जिस पर लोगों को रूस भेजने के लिए एजेंटों की मदद करने के आरोप लगे। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इसी पूछताछ में रूस की उस महिला का भी नाम सामने आया। आरोप लगा कि भारत से जिन लोगों को नौकरी का लालच देकर रूस भेजा गया, उनके पासपोर्ट रूस की उस नागरिक ने छीन लिए और महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें रूस की सेना में शामिल कर जंग के मैदान में उतार दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रूस में अच्छा काम दिलाने के नाम पर धोखा करने वाले नेटवर्क से जुड़े आरोपियों ने 200 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और रूस पहुंचने के कुछ दिन बाद ही उन्हें यूक्रेन के खिलाफ भीषण लड़ाई में उतार दिया गया। हालांकि जंग की आग में कितने भारतीयों को झोंका गया, इसकी जांच तेज कर दी गई। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज के साथ बहुत कस के पूरे दबाव के साथ हम लोगों ने लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि रूस में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारियां तेज कर दी गई। इसके साथ ही भरोसा दिया गया कि जिन लोगों ने झूठ बोलकर उन्हें रूस भेजा था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर है कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को अब वहां की सेना ट्रेनिंग देगी। खबर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब वहां की सेना के साथ ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि खिलाड़ियों की फिटनेस में इजाफा हो सके। सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कर्नाटक के कलबुर्गी से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली थी। दिल्ली में मार्च महीने में पड़ रही ठंड ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 7 दिनों के तापमान में औसत से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने दावा किया कि 11 मार्च तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इधर प्रधानमंत्री ने 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए। दिल्ली के भारत मंडपम में युवाओं की क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित किए गए। अवार्ड पाने वाले लोगों को करीब 1.5 लाख लोगों में चुना गया। इसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई और करीब 10 लाख वोट डाले गए और इन्हीं वोटों के आधार पर कथावाचक जया किशोरी, आरजे रौनक, मोटिवेशनल स्पीकर रणवीर अलाबादिया और गायिका मैथिली ठाकुर जैसे 23 लोगों को अवार्ड मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए। स्वच्छता अभियान के लिए अवार्ड पाने वाले मल्हार कलांबे के साथ तो उन्होंने खूब मजाक किया। यही नहीं, मल्हार कलांबे ने जब प्रधानमंत्री के साथ सफाई करने की इच्छा जाहिर की तो प्रधानमंत्री का जवाब सुनकर भारत मंडपम के हॉल में मौजूद लोग ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि पीएम ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष को घेर लिया। मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ सीएम कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर मौका मिलेगा। हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। प्रधानमंत्री का यही अंदाज आरजे रौनक के साथ भी दिखा। आरजे रौनक ने जब अपने जाने पहचाने अंदाज में उन्हें नमस्कार कहा तो प्रधानमंत्री खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाए। नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में बताया था और यह अवार्ड महाशिवरात्रि के दिन दिए गए। ये अवार्ड
सोशल मीडिया पर अलग अलग क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने वाले लोगों को दिए गए। इसके लिए कुल 23 लोगों को चुना गया और ये अवार्ड पाने वाले 23 लोगों में 20 भारतीय हैं। ये अवार्ड पाने वाली जानवी सिंह जब मंच पर पहुंची तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छुए, लेकिन पीएम ने उन्हें रोक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये पल शेयर किया। नो बाबा, पैर मत छूइए। गायिका मैथिली ठाकुर को भी ये सम्मान मिला। मौका महाशिवरात्रि का था, इसलिए पीएम ने अवार्ड देते ही उनसे भजन सुनाने की गुजारिश कर डाली। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। पीएम के कहने पर मैथिली ठाकुर ने भजन सुनाया। प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि के दिन आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित करने के बाद अपने भाषण में खास तौर पर इसका जिक्र किया। बातचीत करते हुए बीच में उन्होंने काशी की बात भी छेड़ी और जैसे ही उन्होंने काशी की बात की, हर हर महादेव का जयकारा गूंज उठा। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में विरोधियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इशारों में चुनाव का जिक्र किया और उनकी बातें सुनकर लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? महाशिवरात्रि के अलावा मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी था और अवार्ड पाने वालों में कई महिलाएं भी थी। इन सभी विजेताओं को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी। इधर दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार लिए। देश में गर्मी के दस्तक देते ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से भी कोरोना के कई केस सामने आए। अकेले दिल्ली में ही पिछले 15 दिन में कोरोना के 459 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। उधर अमेरिका के इंडियाना राज्य की एक झील से गोताखोर को 200 एप्पल वॉच मिली। इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। उस गोताखोर ने दावा किया कि झील से उन्हें कई महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिले। आशंका जताई गई कि ये घड़ियां नहाते वक्त लोगों के हाथ से उतरकर उस झील में गिर गई होंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि अगर कोई पुख्ता कागजात लेकर आता है तो उसे उसकी घड़ी वापस भी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक ट्रक से 44 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर की सीट के नीचे गांजे की खेप छिपाई हुई थी। अनुमान लगाया गया कि जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल किया गया। वो अपनी मौजूदा लोकसभा सीट वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये साफ अब भी नहीं हो पाया कि राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या 2019 की तरह वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया। 39 कैंडिडेट्स, फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। वी आर अनाउंसिंग 39 कैंडिडेट्स टुडे। इस लिस्ट में राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया। भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। I am looking forward to an opportunity to continue this process of service once more. केरल की आलपुझा सीट से केसी वेणुगोपाल को टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में उन राज्यों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया जहां कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे 9 राज्यों की 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा और कुल 39 उम्मीदवारों में सिर्फ 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के शामिल किए गए, जबकि 24 सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने आने वाले चुनाव में अपने प्रचार अभियान की झलक भी दे दी। कांग्रेस का जोर इस बार रोजगार के मुद्दे पर होगा। 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power. माना जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी जिसमें रोजगार के मुद्दे पर जोर रह सकता है। उधर हमास से छिड़ी जंग के बीच इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में फिर इजरायली सेना की भिड़ंत हो गई। आरोप लगाया गया कि वहां मस्जिद के बाहर इजराइल के सैनिकों ने एक आदमी पर हमला किया। इसके अलावा जुमे की नमाज अदा करने जा रहे दूसरे लोगों को भी मस्जिद तक जाने से रोक दिया गया।
क्योंकि अल अक्सा मस्जिद के बाहर उस आदमी की इजराइल की फौज से झड़प हो गई। वहां 10 से ज्यादा सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। इस दौरान उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे जकड़े रखा। इसके साथ ही सेना मस्जिद के बाहर मौजूद दूसरे लोगों को हटाती दिखाई दी और वहां सेना की कार्रवाई को देखकर लोग घबरा गए। इस बीच कुछ सैनिक उस आदमी की तलाशी लेते भी दिखे। तलाशी लेने के बाद उन सैनिकों ने उसकी गर्दन झुकाई और खींचते हुए अपने साथ ले गए। वहां फौज ने जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे कई लोगों को बाहर ही रोक दिया, क्योंकि हमास से छिड़ी जंग के बाद अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीन के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि इजराइल ने रमजान के दौरान मस्जिद में एंट्री के लिए कुछ रियायत देने का फैसला किया। इधर बर्फबारी देखने के लिए मनाली गए कई लोग लंबे ट्रैफिक जैम में फंस गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मनाली से सोलंग जाने वाली सड़क पर कई गाड़ियां जाम में फंसी नजर आईं। खबर है कि पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं। अमेरिका के बड़े कारोबारी रे डेलियो ने राष्ट्रपति पद के लिए टेलर स्विफ्ट का नाम आगे कर दिया। इसके बाद उनके कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कैंपेन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक आदमी ने कुछ लोगों पर रेप की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। उस आदमी की बेटी और भतीजी ने भी कुछ दिन पहले गैंगरेप की शिकायत के बाद खुदकुशी कर ली थी। आरोप है कि उन लड़कियों को शराब पिलाकर उनका गैंगरेप किया गया था। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होने से करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने की घोषणा की। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर यानी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपए से घटकर 803 रुपए हो गए। इसके अलावा भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर 808 रुपए में मिलेगा, जबकि पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 901 रुपए हो गई। लेकिन विपक्ष ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। 100 रुपया वो कम कर रहा है। आप लिख रखिए ये उसका पॉलिटिकल गिमिक है। विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन देश भर से कई तस्वीरें ऐसी आई जिनमें महिलाएं सरकार के फैसले से खुश दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को महिलाओं के लिए आज वुमेन्स डे के ऊपर इतना बड़ा उपहार देने के लिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाए थे। इधर दिल्ली में एक जिम ट्रेनर की हत्या करने के आरोप में उसके पिता को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 50 लाख के गहने और लाखों रुपए बरामद किए जाने का भी दावा किया। एक रोज पहले गौरव सिंगल नाम के जिम ट्रेनर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और आरोप है कि गौरव के पिता ने ही 3 बदमाशों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। जानकारी के मुताबिक गौरव की 7 मार्च को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही देर रात घर के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जांच शुरू हुई तो गौरव के पिता रंगलाल का कुछ पता ही नहीं चला। घर में रखे 50 लाख रुपए के गहने और 15 लाख रुपए भी गायब थे। इसी दौरान पुलिस ने जयपुर से रंगलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गौरव की अनदेखी से परेशान थे और वो उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या का प्लान बनाया। पुलिस ने दावा किया कि बेटे की हत्या के लिए रंगलाल ने 3 सुपारी किलर को बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर कैंची से हमला कर गौरव की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने रंगलाल को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। साथ ही पुलिस हत्या में शामिल तीनों सुपारी किलर की तलाश में जुट गई। उधर गुजरात के जामनगर में एक गैंगस्टर के ठिकानों पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस के मुताबिक रजाक साइचा नाम के गैंगस्टर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके एक नहीं बल्कि 2 मकान बनवा लिए थे। लेकिन जांच के बाद पुलिस ने उसके दोनों घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। पुलिस प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन का जो वीडियो सामने आया, उसमें आलीशान मकान की एक ईंट को बुलडोजर नोचता दिखाई दिया। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए पहले गैंगस्टर रजाक साइचा के 2 मंजिला मकान को जमींदोज किया। इसके बाद वो थोड़ी ही दूर बने उसके दूसरे बंगले पर पहुंच गए। वहां भी बुलडोजर ने कुछ ही मिनटों में उस बंगले की सूरत बिगाड़ कर रख दी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रजाक साइचा पर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली थी। उस महिला टीचर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप रजाक और उसके भाई पर लगा था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। 2019 में खुद प्रधानमंत्री ने इस टनल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है।
लेकिन सीमा से लगे इलाकों में सड़कें बनाने वाली संस्था BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिया। 5 साल की कड़ी मेहनत से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देश का सबसे ऊंचा सेला टनल तैयार कर दिया। ये टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया, यानी जिस इलाके में पैदल पहुंच पाना मुश्किल था, वहां पर BRO ने चमचमाती सड़कों वाली सुरंग बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। सेला टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी किसी भी मौसम में वहां पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके में करीब करीब पूरे साल भयानक बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ऊंचाई पर बने पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए BRO ने 825 करोड़ की लागत से 2 टनल का निर्माण किया। वहां एक सुरंग 980 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी बनाई गई, जिसके बाद 1200 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर लंबी एक सड़क तैयार की गई, जो पहली सुरंग को दूसरी सुरंग से जोड़ेगी। दूसरी सुरंग 1555 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी बनाई गई और 1.5 किलोमीटर लंबी इस दूसरी सुरंग के साथ एक आपातकालीन रास्ता भी बनाया गया। लेकिन सेला टनल सिर्फ तकनीक और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि कूटनीतिक नजरिए से भी एक बड़ी कामयाबी साबित होगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन से सेला नाम की पहाड़ी की चीन से नजदीकी, जिसकी वजह से चीन आसानी से भारत की तैयारियों पर नजर रख लेता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पूर्वोत्तर में भारत की चीन से लगने वाली सीमा पर अरुणाचल प्रदेश अंतिम राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता है, जबकि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। जिस सेला नाम के टनल को बनाया गया, वो सेला नाम की एक पहाड़ी के नीचे बनाया गया। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ और चीन के करीब अरुणाचल प्रदेश का तवांग है। तवांग से चीन की दूरी केवल 20 किलोमीटर है। लेकिन सेला पहाड़ी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि चीन की सेना केवल दूरबीन के जरिए इस पहाड़ी पर आसानी से नजर रख लेती है, यानी पहाड़ी के रास्ते कोई भी तवांग की तरफ आए या तवांग से कोई भी पहाड़ी पार करते हुए जाए, चीन के फौजियों को सब आसानी से दिखाई देता। सेला टनल इसीलिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब पहाड़ी के नीचे बनी सुरंग के रास्ते सेना की गाड़ियां चीन की सीमा के करीब पहुंच सकती हैं। यानी सेला टनल के जरिए सेना अपने किसी भी ऑपरेशन को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दे पाएगी। लेकिन सेला टनल की कहानी 1962 की भारत और चीन की जंग से भी जुड़ी है, क्योंकि जिस पहाड़ी के नीचे इस टनल को बनाया गया, उसका नाम सेला नाम की एक लड़की के नाम पर रखा गया। सेला का नाम 1962 की जंग में भारत के उन नायकों में शामिल किया जाता है जिनकी तस्वीर तक मौजूद नहीं है, और माना जाता है कि सेला नाम की उस लड़की की बहादुरी की वजह से ही पहाड़ी का नाम सेला रख दिया गया। इस पहाड़ी से जसवंत सिंह नाम के राइफलमैन के पराक्रम की कहानी जुड़ी है। उसी कहानी का किरदार सेला नाम की लड़की भी रही। कहानी के मुताबिक राइफलमैन जसवंत सिंह को पहाड़ी की ऊंचाई पर बनी पोस्ट छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने पहाड़ी पर कई राइफलें अलग अलग दिशाओं में लगा दी और रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। चीन की सेना को भ्रम हो गया कि पहाड़ी पर भारत की फौज की बड़ी टुकड़ी मौजूद है। 3 दिन में जसवंत सिंह ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था और इस दौरान सेला नाम की लड़की ने उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया था। हालांकि बाद में चीन की फौज ने राइफलमैन जसवंत सिंह का खेल पकड़ लिया, जिसका मतलब यह कि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह पूरा इलाका बेहद अहम है, क्योंकि इस इलाके से चीन की दूरी बेहद कम है। लंबे वक्त से यहां ऐसी सुरंग बनाने की मांग की जा रही थी। सेला टनल के बन जाने से भारत की चीन से लगने वाली सीमा पर बनी सेना की चौकियों तक पूरे साल पहुंचना आसान हो जाएगा और इससे सीमा की सुरक्षा और निगरानी में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये पूरा इलाका भारी बर्फबारी की वजह से अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों से ज्यादातर समय कटा रहता है। सड़क यातायात तो छोड़िए, इस इलाके में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते। खराब मौसम की वजह से 3-4 महीने तक सैनिकों, हथियारों और फौज के दूसरे सामान की आवाजाही रोकनी पड़ती थी। लेकिन BRO का दावा है कि इस टनल पर खराब मौसम का असर नहीं होगा। इस टनल के बनने से 13,700 मीटर की ऊंचाई पर खतरनाक सेला टॉप पर जाने से भी बचा जा सकेगा। टनल के इस्तेमाल से असम के तेजपुर से तवांग की दूरी करीब 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे करीब 1 घंटे का समय बचेगा। BRO के मुताबिक इस टनल प्रोजेक्ट की सबसे खास बात सुरंग नंबर 2 के साथ बनाया गया आपातकालीन टनल है। मुख्य सुरंग के साथ बनी इस संकरी सुरंग को हर 250 मीटर पर कुल 5 जगहों पर जोड़ दिया गया, जिससे इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल करके बाहर निकला जा सके। उधर ब्रेकिंग न्यूज है मुंबई से। वहां IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्रांति रेडकर ने मुंबई पुलिस को मामले की शिकायत दी है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान और ब्रिटेन के नंबरों से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दी गई है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या पता चल रहा है? तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को 6 तारीख को सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच में 2 मैसेज आए थे, जिनमें से एक मैसेज यूपी के नंबर से आया था
दूसरा जो मैसेज था वो पाकिस्तान के नंबर से आया था, उसमें अश्लील बातें रखी गई हैं और साथ ही साथ क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। उनके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाकर अब क्रांति रेडकर ने बकायदा एक रिटर्न कंप्लेंट मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दी है। सारे सबूत पुलिस को दिए और पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करने की मांग की है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी क्योंकि मामला साइबर से जुड़ा हुआ है और पुलिस पूरी तरह से जांच करने के बाद क्रांति रेडकर की शिकायत पर अमल करेगी। शुक्रिया विवेक आपका। इधर जेल के अंदर से जैकलीन फर्नांडिस को लिखी सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी वायरल हो गई। करोड़ों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने महिला दिवस की बधाई देते हुए जैकलीन के लिए चिंता भी जाहिर की। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले मुंबई के बांद्रा में रहने वाली जैकलीन की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। केंद्र सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। स्टेल्थ विमान ऐसी तकनीक पर काम करते हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। अभी तक ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी ऐसे विमान बनाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। भारत के राजनयिक जेपी सिंह ने काबुल में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान की सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद जताई। उधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बराड़ ने एक बार फिर कनाडा में सरेआम फायरिंग करवाई। खबर के मुताबिक कनाडा में यह फायरिंग भारतीय मूल के एक बड़े कारोबारी के मकान के बाहर करवाई गई ताकि उसे डराया जा सके। इस फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी एक मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। ये वीडियो 3 दिन पहले का बताया गया। सूत्रों के मुताबिक ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बराड़ ने करवाई और कनाडा में जिस जगह ये फायरिंग करवाई गई वो भारतीय मूल के एक बड़े कारोबारी को डराने के मकसद से करवाई गई। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने अवैध वसूली के लिए वहां गोलियां चलवाईं। खबर के मुताबिक इससे पहले भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इसी तरह कई लोगों को धमका चुका है। इधर मुंबई के करीब ठाणे के भाईंदर में एक जर्जर इमारत गिराने के दौरान अचानक ऐसा हादसा हुआ कि वहां के लोग दहशत से भर गए। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान वो जर्जर इमारत गिरने से पहले ही ढेर हो गई और इमारत के गिरने की जो तस्वीरें आई उनसे ऐसा लगा मानो किसी ने बम लगाकर उस इमारत को धराशायी कर दिया हो। बताया गया कि ठाणे के भाईंदर में मौजूद उस इमारत को गिराने के लिए कई दिनों से तैयारी चल रही थी। कोशिश ये थी कि आसपास के मकानों और दुकानों को किसी तरह का खतरा ना हो, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता वो इमारत खुद ही भरभराकर ढेर हो गई। जिस वक्त वो इमारत गिरी वहां सड़क से लोग भी गुजर रहे थे और जैसे ही वो इमारत धड़ाम हुई वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहां धूल का तूफान जैसा दिखाई दिया और उसके बीच से ही लोग बचने के लिए भागते दिखे। बताया गया कि उस इमारत का मलबा गिरने से उसके करीब बने 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। वहां एक 13 साल के लड़के ने एक 4 साल के बच्चे को नाले में फेंक दिया। बताया गया कि वो आरोपी कुछ बच्चों के साथ वहां खेल रहा था और तभी उसने एक बच्चे को उठाया और उसे नाले में फेंक दिया। इसके बाद वो बच्चा पानी में छटपटाता रहा, लेकिन वो आरोपी लड़का उसे नजरअंदाज कर वहां से भाग गया। इस दौरान उसके साथ खेल रहे बाकी बच्चे वहीं रुक गए और उसे पानी में डूबता देख बुरी तरह डर गए। उसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहले वो सभी बच्चे उस नाले के पास खेलते नजर आए। इसके बाद आरोपी लड़का उस बच्चे को नाले के पास लेकर गया और उससे बातें करता दिखाई दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने उस बच्चे को उठाया और अगले ही पल उसे पानी में डाल दिया। जैसे ही वो बच्चा डूबने लगा वो वहां से भाग गया, जबकि उसके साथ मौजूद बच्चे कभी उस नाले के पास जाकर उस बच्चे को देखते तो कभी वहां से भागने की कोशिश करते नजर आए। और थोड़ी देर बाद जब उस बच्चे ने छटपटाना बंद कर दिया तो वो बच्चे भी वहां से भाग गए। मुझे मेरे भाई का फोन आया कि भांजे को पानी के अंदर भांजे की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक वो 13 साल का आरोपी लड़का बाल अपराधी है जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। उधर तेज रफ्तार की वजह से बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच गुजरात के वडोदरा में भी डरा देने वाला एक हादसा हो गया। वहां एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर के बीच उस वक्त टक्कर हो गई जब वो स्कूटर सवार महिला सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची सामने से आ रही उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से उसकी भयंकर टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही वो मोटरसाइकिल घिसटते हुए आगे चली गई और उस पर सवार आदमी उछलकर दूर जा गिरा, जबकि वो स्कूटर भी सड़क पर घूम गया और उस पर सवार महिला समेत 2 लोग जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
मैडम जी तो शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम बंगाल के संदेश खाली पहुंची और वहां शाहजहां शेख के घर पर जांच की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी संदेश खाली गई। 2 दिन पहले ही सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। इसके बाद शाहजहां शेख से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी। और पूछताछ के अगले ही दिन सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारियों का लंबा चौड़ा काफिला संदेश खाली पहुंच गया। सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारी ताला खोलकर शाहजहां शेख के घर के अंदर घुसे। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी संदेश खाली पहुंची और इन सभी लोगों ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर के अंदर जांच की। यही नहीं, सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में घूमे और लोगों से ईडी की टीम पर हुए हमले के बारे में बात की। एक आदमी को तो वो पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गए। इस बार इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी दिखे। यानी सीबीआई और ईडी ने पूरी तैयारी के साथ संदेश खाली में एंट्री की और सुरक्षा कर्मियों से घिरे सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर में गए। क्योंकि 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों को 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। इसलिए ईडी के अधिकारी जांच बीच में ही छोड़कर वापस चले गए थे। खबर आई थी कि ईडी की टीम के लोगों से लूटपाट की गई थी और संदेश खाली पहुंचे इन अधिकारियों ने उन लूटी गई चीजों की भी तलाश की। एक दिन पहले सीबीआई की टीम ने शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू की थी और सूत्रों ने बताया कि अब उसके रडार पर बंगाल पुलिस के कुछ लोग भी हैं। खबर है कि शाहजहां शेख सीबीआई के अधिकारियों के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे सच उगलवाने की जिम्मेदारी सीबीआई के 12 तेज तर्रार अधिकारियों को सौंपी गई। यही नहीं, संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को भी वहां ला सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि सीबीआई के पास शाहजहां शेख के खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं और वो इन सभी मामलों में शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। यानी सीबीआई की कस्टडी में गए शाहजहां शेख का लंबे समय तक उसके पास रहने का चांस बढ़ गया। उधर बूंद बूंद के लिए तरसते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने का जुर्माना होगा। पानी के संकट से जूझते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने पर जुर्माना लगेगा। वहां कर्नाटक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कार धोने, पेड़ पौधों को पानी देने और बिल्डिंग निर्माण के काम में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 5,000 का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की। खबर है कि जल्द ही टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 30 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी 7, टीडीपी 20 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रोहित पवार की एक चीनी मिल को सीज कर दिया। उनकी संपत्ति की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई। रोहित पवार के खिलाफ ये कार्रवाई शिखर बैंक घोटाला मामले में की गई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे और कांग्रेस के पूर्व विधायक यतीन्द्र सिद्धरमैया के साथ उनके पिता के विधानसभा क्षेत्र में धक्का मुक्की की गई। वो लोकसभा चुनाव से पहले वहां एक गांव में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपने इलाके की अनदेखी का आरोप लगा दिया। तस्वीरों में दिखा कि उस गांव में पहुंचते ही यतीन्द्र सिद्धरमैया को लोगों की भीड़ ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग तो उनसे भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालांकि यतीन्द्र सिद्धरमैया के समर्थकों और कुछ पुलिस वालों ने उन लोगों को दूर हटा दिया, लेकिन गुस्साए लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वो बैठक वाली जगह तक पहुंच गए और वहां भी हंगामा किया। लोगों के भारी विरोध की वजह से यतीन्द्र सिद्धरमैया को वहां से लौटना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे के साथ ये धक्का मुक्की मैसूरू के वरुणा विधानसभा क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इसी सीट से विधायक हैं और उनसे पहले यतीन्द्र सिद्धरमैया भी 2018 में यहीं से विधायक चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अपने ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में एक लड़के को नाचते वक्त दिल का दौरा पड़ गया। उत्तर प्रदेश के एटा में 15 साल के एक लड़के को शादी में नाचते हुए हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो लड़का अपने भाई की शादी में नाचते हुए अचानक जमीन पर गिर गया और फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, चंद सेकंड में ही उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा समेत 5 लोगों को बरी करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की। जीएन साई बाबा को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके बाद सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर खुशी जाहिर की। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चल रही माथापच्ची के बीच उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को उनके साथ आने का ऑफर दे डाला। उन्होंने यह ऑफर देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए आई बीजेपी की पहली लिस्ट का जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था। वैसे बीजेपी की उस लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी उम्मीदवार का नाम नहीं था।
लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने का जिक्र किया। हाथों में मुट्ठी बांधकर कार्यकर्ताओं का उन्होंने जोश भरा और नितिन गडकरी को महाविकास आघाडी में शामिल होने का खुला ऑफर दे डाला। नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। उन्होंने नितिन गडकरी को अपने पाले में लाने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना तक कर डाली, लेकिन उद्धव के इस ऑफर पर बीजेपी ने चुटकी ले ली। म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ये ऑफर तब दिया जब खुद महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग में देरी उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस की वजह से हुई, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि गठबंधन का ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे की पार्टी को हुआ और इसी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को अपने साथ आने का ऑफर दे डाला। जबकि महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक पर भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। नितिन गडकरी 2014 और 2019 में महाराष्ट्र की नागपुर सीट से जीत चुके हैं। इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस बीच तमिलनाडु के दिंडुकल जिले में एक टोल प्लाजा पर करीब 10 लोगों ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि वहां से आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां एक ट्रक ड्राइवर का पैसों को लेकर उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया और इस झगड़े के कुछ देर बाद ही उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ वहां धावा बोल दिया। तस्वीरों में दिखा कि मोटरसाइकिल से पहुंचे उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों को गाड़ियों के निकलने वाले रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने टोल बूथ के पास रखे गमलों को एक एक कर सड़क पर तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लुंगी पहना एक आरोपी बिना किसी डर के उचक उचक कर ऐसे चलता दिखा जैसे वो डांस कर रहा हो। तस्वीरों में दिखा कि लंबे लंबे कदमों के साथ उसने सड़क पर रखे एक गमले पर ऐसी लात मारी जैसे किसी खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक मार दी। वो लोग बेखौफ होकर कभी तोड़फोड़ करते तो कभी टोल प्लाजा पर काम करने वालों को धमकाते दिखे। इसी बीच लुंगी वाले आदमी ने गाड़ियों को रोकने के लिए टोल बूथ पर लगे लोहे के एक पाइप को उखाड़ दिया। हालांकि पाइप को उखाड़ने के चक्कर में वो गिर भी गया, लेकिन उठने के बाद वो अपने साथियों के साथ बड़े ही आराम से चला गया। बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पैसों को लेकर हुए झगड़े में उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वहां बवाल किया। इधर खबर है कि बीजेपी लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। खबर है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। इस बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी वजह से उस रूट पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस ट्रेन में उस समय कोई भी यात्री सवार नहीं था। बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार तय किए गए, वहीं 1 सीट लेफ्ट को दी गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल नारे के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तंज कस दिया। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना, इस शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा दिया। चुनावी अभियान की शुरुआत के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार किया। बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तेज रफ्तार की वजह से बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच गुजरात के वडोदरा में भी डरा देने वाला एक हादसा हो गया। वहां एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर के बीच उस वक्त टक्कर हो गई जब वो स्कूटर सवार महिला सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से उसकी भयंकर टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही वो मोटरसाइकिल घिसटते हुए आगे चली गई और उस पर सवार आदमी उछलकर दूर जा गिरा, जबकि वो स्कूटर भी सड़क पर घूम गया और उस पर सवार महिला समेत 2 लोग जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दूर जाकर गिरा वो मोटरसाइकिल सवार फिर से खड़ा हुआ और दौड़कर उस महिला के पास आया। इस दौरान कुछ और लोग भी वहां आ गए
और उस स्कूटर पर सवार दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस स्कूटर का इंजन बुरी तरह टूट गया, जबकि उस मोटरसाइकिल के आगे का हिस्सा भी पिचक गया। बताया गया कि इस हादसे में उस स्कूटर सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर गाजा में भूख और प्यास से बेहाल लोगों पर मदद भी आफत की तरह टूट पड़ी। वहां अमेरिका ने कई दिनों से पैराशूट की मदद से राहत सामग्री के बड़े बड़े पैकेट गिराए, लेकिन दावा किया गया कि आसमान से गिराए गए इन्हीं पैकेटों की वजह से वहां 5 लोगों की मौत हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन से पैराशूट की मदद से गिराए गए कई पैकेट किसी बम की तरह नीचे खड़े लोगों पर गिर पड़े। बताया गया कि जब गाजा में मदद के लिए वो पैकेट गिराए गए तो उनके पैराशूट ही नहीं खुले, यानी कई चीजों से भरे वो भारी भरकम पैकेट आसमान में उड़ते हुए नहीं बल्कि सीधे नीचे आ गिरे। खबर के मुताबिक उन पैकेटों की चपेट में आकर वहां 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका पिछले कई दिनों से मदद के लिए आसमान से राहत सामग्री गिरा रहा है ताकि गाजा में जंग के बीच फंसे लोगों तक खाना, पानी और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके, लेकिन इस बार उसकी मदद गाजा के लोगों पर आफत की तरह बरस पड़ी। इधर आरोप है कि पंजाब के तरन तारण में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां कुछ दिनों पहले ही उस लड़के और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। बताया गया कि इसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने उस लड़के पर गोलियां बरसा दी। और एक वीडियो ने इस हमले की तस्दीक कर दी। उसमें काली जैकेट पहना एक आदमी अपनी राइफल से गोलियां दागता नजर आया। कुछ देर बाद भी वो नहीं रुका और गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। हालांकि फायरिंग से पहले वहां उसका एक साथी भी मौजूद था और वो दोनों ही गली के बाहर अपनी राइफल लहराते दिखे। इस बीच उसके साथी ने वहां एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटा और वो लौट गया, लेकिन काली जैकेट वाला आदमी वहीं खड़ा रहा। इस बीच जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद तो वो उस दरवाजे के करीब पहुंच गया और गोलियों की बरसात कर दी। इस वारदात में उस लड़के की जान चली गई। बताया गया कि उस लड़के ने छेड़छाड़ का विरोध किया था और आरोप लगा कि इसी का बदला लेने के लिए उन दोनों आदमियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि यूक्रेन के जंग जीतने तक वो उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बाइडेन ने पुतिन को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा दिया कि वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि बाइडेन के मुताबिक पुतिन सिर्फ यूक्रेन की जंग तक ही नहीं रुकने वाले, बल्कि वो यूक्रेन के बाद उसके आसपास के दूसरे देशों की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। बाइडेन ने यह बात ऐसे वक्त में कही जब यूरोप का देश स्वीडन भी एक रोज पहले ही नेटो में शामिल हो गया, यानी रूस के पड़ोस में एक और देश तक नेटो की पहुंच हो गई। जाहिर है ऐसे में पुतिन की बौखलाहट बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन को नेटो से दूर रहने की चेतावनी दी थी। यूक्रेन पर तो उन्होंने हमला ही इसी बहाने बोला था, क्योंकि वो नेटो में शामिल होने की बात कर रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से बाइडेन ने रूस के और ज्यादा आक्रामक होने का अंदेशा जताया। If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. बाइडेन ने इशारों में पुतिन को ये चेतावनी भी दे दी कि अब नेटो पहले से भी ज्यादातर ताकतवर हो गया, यानी पुतिन ने जंग को फैलाने की सोची भी तो उन्हें तगड़ा जवाब मिलेगा। इस बीच भूमध्य सागर में डूब रही एक नाव पर मौजूद दर्जनों शरणार्थियों की जान बचा ली गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वो नाव कई दिनों से भूमध्य सागर में भटक रही थी और हादसे का शिकार होने की वजह से उसने डूबना शुरू कर दिया था। और इस दौरान कुछ लोग जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए, लेकिन भूमध्य सागर में शरणार्थियों की तलाश और बचाव करने वाली एक संस्था ने उनकी जान बचा ली। तस्वीरों में दिखा कि रेस्क्यू में जुटी टीम ने एक एक कर सभी शरणार्थियों को उस नाव से निकाला और अपने साथ एक बड़े और सुरक्षित जहाज पर ले गई। रॉयटर्स के मुताबिक उस नाव पर करीब 50 शरणार्थी मौजूद थे, जिनमें एक की डूबने से मौत हो गई। 3 दिन पहले भी लीबिया के करीब भूमध्य सागर में करीब 80 शरणार्थियों की जान बचाई गई थी। वो लीबिया से यूरोप जा रहे थे। इधर धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई। टीम इंडिया ने पहली पारी में 255 रन की बढ़त बना ली, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव खेल खत्म होने तक क्रीज पर मौजूद रहे। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों को पिच से मदद तो मिलती दिखी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। रोहित शर्मा ने 3 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 103 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 5 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 110 रन बना दिए। फिर देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए और टीम का स्कोर 400 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद ताबड़तोड़ विकेट तो गिरे, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ऑल आउट नहीं हुई। उधर पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के पास बीएसएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर नशे की बड़ी खेप पकड़ ली। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने हेरोइन की खेप बरामद कर ली। वहां गश्त के दौरान बीएसएफ के जवानों को खेत में एक पैकेट मिला। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने दावा किया कि जांच के बाद उस पैकेट से 5 किलो हेरोइन मिली।
न्यूज एजेंसी एएफपी ने दावा किया कि अफ्रीकी देश सूडान में अचानक गधों की डिमांड बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए और इस वजह से लोगों की गाड़ियां कबाड़ हो गई। इसके बाद लोगों ने सामान ढोने के लिए गधों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार करने का दावा किया। पाकिस्तान के उस नागरिक के पास से एक मोबाइल फोन, कुछ दस्तावेज और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। मतलब दोनों देशों के बीच कई तरह के सामान में आयात और निर्यात में छूट मिल सकती है। ब्रिटेन के एक मंत्री के मुताबिक इस मामले में दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दर्दनाक हादसा हो गया। वहां चीनी मिल में गन्ना तुलवाने गए एक किसान की मौत हो गई। बताया गया कि वहां मशीन में गन्ना डालने के दौरान वो किसान भी उसमें फंस गया और उसकी जान चली गई। और चीनी मिल में उस किसान की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर दी और जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी घंटों तक सड़क पर बैठे रहे और गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया। हालांकि उस वक्त वहां पुलिस की टीम भी मौजूद रही और उन लोगों को पुलिसकर्मी समझाते नजर आए। बताया गया कि उस चीनी मिल में वो किसान गन्ना लेकर पहुंचे थे, लेकिन मशीन में गन्ना डालने के दौरान वो वहां फंस गए। उस वक्त वहां गन्ने से भरी ट्रॉली उनके ऊपर पलट गई। इसके बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उनकी जान चली गई। इधर पंजाब के तरन तारण में दो लड़कों के दो गुटों के बीच सड़क पर ऐसी मारपीट हुई कि वहां आसपास खड़े लोग भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन लड़कों ने एक दूसरे पर डंडों से जोरदार हमले कर दिए और उनमें एक लड़के ने वहां चेहरे पर काला कपड़ा बांधे हुए दूसरे लड़के पर जोर से डंडा मार दिया। उसने इतनी ताकत से डंडा मारा कि वो लड़का सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद तो चेक शर्ट पहने एक और लड़के को भी उसने नहीं बख्शा। इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोग बुरी तरह डर गए और कोई उन्हें रोकने नहीं आया। सड़क पर मारपीट की शुरुआत पहले उनमें 3 लड़कों के बीच हुई। तस्वीरों में एक गुट के 2 लड़के दूसरे गुट के एक लड़के के बाल खींचते दिखाई दिए। इस दौरान वो दोनों उसे थप्पड़ भी मारते नजर आए। तभी दूसरे गुट के 2 लड़के वहां पहुंच गए और डंडे से हमला कर दिया। वहीं कुछ देर में तो चेक शर्ट वाला लड़का भी हाथ में ईंट लेकर पहुंच गया और मारपीट शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद वहां चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए लड़का लोहे की रॉड लेकर पहुंच गया और झड़प तेज हो गई। इस बीच ओडिशा के झारसुगुड़ा में तारकोल में भरे एक टैंकर में आग लगने से दहशत फैल गई। बताया गया कि उस टैंकर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो हाईवे के किनारे जाकर पलट गया और उसके बाद तो आग पूरी सड़क पर फैल गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आग किस जगह से शुरू हुई और कहां तक फैली, क्योंकि जहां तक लोगों की नजर गई आग की लपटें ही उठती दिखी और उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से जमीन से लावा फूट पड़ा। बताया गया कि जिस टैंकर के पलटने से आग लगी उसमें तारकोल भरा हुआ था और यही वजह रही कि थोड़ी देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया और आग कई किलोमीटर दूर तक फैलती चली गई। इस दौरान उस सड़क पर चल रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां तक रोक दी, क्योंकि उस जगह से उठ रहे आग के बवंडर को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बताया गया कि उस टैंकर के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। उधर तुर्की ने सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके के कई ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया और वीडियो जारी कर तुर्की ने दुनिया के सामने इन हमलों का सबूत भी पेश कर दिया। इन हमलों में 13 कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया, क्योंकि तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के एक ठिकाने पर मिसाइल दागती नजर आई। रात के अंधेरे में तुर्की के लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और इराक में कुर्द लड़ाकों के एक अड्डे पर खौफनाक हमला कर दिया। भीषण हमले के बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया और इसमें वो अड्डा पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गया। लेकिन तुर्की ने सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि सीरिया में भी कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करने का दावा कर दिया और दोनों देशों में हुए कई हमलों में 13 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का भी दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके को अपना दुश्मन मानता है और उसे मिट्टी में मिलाना चाहता है, इसलिए उसकी सेना चुन चुन कर कुर्द लड़ाकों के अड्डों को तबाह कर रही है। 2 हफ्ते पहले भी तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके के कई ठिकानों पर हमले कर 6 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया था। इस बीच उत्तर कोरिया के बड़े सैन्य अभ्यास के बाद दक्षिण कोरिया ने बड़ी ड्रिल करके किम जोंग उन को जवाब देने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस सैन्य ड्रिल में एक से बढ़कर एक विमानों की ताकत दिखाई और एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दी। युद्ध अभ्यास के दौरान ऐसा लगा मानो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भीषण जंग छिड़ गई, क्योंकि कई लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरते नजर आए और उनमें 3 लड़ाकू विमान तो आसमान में गश्त लगाते हुए सटीक निशाना लगाते दिखाई दिए, जबकि एक विमान किसी ठिकाने पर कई खतरनाक मिसाइलें दागता दिखा। यानी किसी इलाके को दुश्मन देश का ठिकाना मानकर वहां सैनिकों ने मिसाइलों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया ने युद्धाभ्यास का जो वीडियो जारी किया उसमें सैनिक उन लड़ाकू विमानों को हमले के लिए तैयार भी करते दिखाई दिए।
ये ड्रिल दक्षिण कोरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके सुआन में की गई और सेना ने किम जोंग उन की फौज को पटकनी देने का अभ्यास किया, क्योंकि एक रोज पहले ही उत्तर कोरिया ने भी मिलिट्री ड्रिल की थी। वहां सेना के बीच पहुंचकर किम जोंग उन ने हाथ में राइफल उठाई थी और दक्षिण कोरिया को धमकी देने की कोशिश की थी। इधर हरियाणा के झज्जर में हुए INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने हमलावरों को कार देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोपी का नाम धर्मेंद्र बताया गया। हरियाणा पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र दिल्ली के बिजवासन का रहने वाला है और उस पर हत्या समेत कई केस दर्ज है। 25 फरवरी को नफे सिंह की बहादुरगढ़ में एक रेलवे फाटक पर कार सवार बदमाशों ने गोलियों से उनको छलनी कर दिया था। उनके साथ कार में मौजूद उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र ने किसी के कहने पर बदमाशों को गाड़ी दिलवाई थी। कुछ रोज पहले ही पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि नंदू गैंग ने नफे सिंह की हत्या करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों को गोवा से गिरफ्तार करने का दावा किया था। उनकी पहचान आशीष और सौरभ के रूप में हुई थी। आरोप है कि दोनों ने कपिल सांगवान नाम के गैंगस्टर के कहने पर नफे सिंह राठी की हत्या की थी और फिर गोवा फरार हो गए। उधर कनाडा की राजधानी ऑटवा में एक छात्र ने चाकूबाजी करके कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कनाडा के ऑटवा में एक छात्र पर 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो छात्र श्रीलंका का रहने वाला है। फॉक्स न्यूज और न्यूज कॉर्प जैसे मीडिया संस्थानों के चेयरमैन रहे रूपर्ट मर्डॉक ने 5वीं बार शादी करने का ऐलान कर दिया। वो 92 साल की उम्र में रूस की रहने वाली एलिना जुकोवा से शादी करने वाले हैं। उन्होंने 2022 में अपनी चौथी पत्नी से तलाक लिया था। महाशिवरात्रि के मौके पर ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समंदर किनारे रेत पर भगवान शिव की बड़ी तस्वीर उकेरी। इस तस्वीर के इर्द गिर्द 500 से ज्यादा शिवलिंग भी नजर आए। अपनी इस कलाकृति के जरिए उन्होंने शांति की अपील भी की। रोहित शर्मा ने धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी जड़कर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सेंचुरी के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज कुल 43 शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस लिस्ट में उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर और भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। इधर ओडिशा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। बीजेडी से गठबंधन की खबरों के बीच ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन समल ने दावा किया कि ओडिशा की सभी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करेगी और ये जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष ने ट्विटर पर दावा किया कि दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ हुई बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई और गठबंधन पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ ही होने हैं। पहले खबरें आई थीं कि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। उधर ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली से। सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक सरकार ने किसानों को कई फसलों पर एमएसपी गारंटी देने का फैसला कर लिया। एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए किसान लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मक्का, दालों और कपास पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने का फैसला किया गया है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, लेकिन वो ये इस पे कपास पे है, दालों पर है, लेकिन उस पे नहीं है, गेहूं पे और धान पर। गेहूं और धान पर सरकार पहले ही उसकी खरीद करती है। एमएसपी से नीचे जाने पर फूड कॉर्पोरेशन ऐसी खरीद करती है। लेकिन ये जो 3 फसल का जिक्र आपने किया, उसको लेकर सरकार पहले प्रस्ताव लेके गई थी किसानों के पास। 3 संगठनों ने उसको ठुकरा दिया था। सरकार का मानना है कि संगठन बड़े ठुकरा थे, लेकिन किसान के व्यापक इसलिए फैसला लिया कि 5 साल की गारंटी दी जाएगी दाल, मक्का पे और कॉटन के ऊपर। और ये देश भर के किसानों पर होगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये होगा कि वो क्रॉप हाई कर रहे हो तभी मिलेगा। ज्यादा जल खपत वाले फसल पर छोड़कर खेती करेंगे, धान को छोड़कर खेती करेंगे, सब कुछ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। सीसीएफ और नेफेड के लिए वो अपना सामान यहाँ के दाम पे बेच सकते। शुक्रिया लक्ष्मण आपका। उधर यूरोप के देश ग्रीस में शिक्षा सुधार को लेकर लाए गए एक बिल के विरोध में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। जोरदार प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और ऐसी ही कुछ तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस से सामने आई। वहां संसद के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। लाल झंडे और बैनरों के साथ पहुंचे वो लोग पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने वहां पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम जैसी चीजों से भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और उन लोगों को खदेड़ने में जुटी रही। हालांकि भीड़ इसके बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने पैर पीछे खींचने पड़े। ये प्रदर्शन वहां शिक्षा में सुधार को लेकर लाए गए नए बिल के विरोध में किया गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो बिल पास होने के बाद ग्रीस में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा महंगी हो जाएगी।
इस बीच अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुई सरेआम फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। वहां की पुलिस ने खुद ये वीडियो जारी करते हुए लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी, क्योंकि उन नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर फायरिंग कर दी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक नीले रंग की गाड़ी सड़क से दूर खड़ी नजर आई। तभी नकाब पहने 3 बदमाश एक एक कर उस गाड़ी से उतरे और सड़क की तरफ दौड़ पड़े। आरोप है कि उन्होंने सड़क किनारे बने बस स्टॉप पर जाकर वहां खड़े कुछ लड़कों पर गोलियां चला दी। इसके बाद वो दौड़ते हुए वापस आए और उस नीले रंग की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। इस दौरान वो सामने से आ रही एक गाड़ी से टकराते टकराते बचे। 2 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो खुद फिलाडेल्फिया की पुलिस ने जारी किया और लोगों से उन आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी, क्योंकि वारदात को अंजाम देते वक्त उन सभी हमलावरों ने नकाब पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक उन हमलावरों ने वहां खड़े 8 लड़कों को गोली मारी, जिनमें एक की मौत हो गई। कब एक रंग में दुनिया का हाल ठहरा है, कब एक रंग में दुनिया का हाल ठहरा है, खुशी रुकी है ना कोई मलाल ठहरा है। 100 बात की एक बात कही बिल्किस ने, खुद अपनी फिक्र उगाती है वहम के कांटे, उलझ उलझ के मेरा हर सवाल ठहरा। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।